Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. Today we will study the second part of your chapter, The Sound of Music. The name of the chapter is The Sahnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people? What instruments do they play? जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं जो बांसुरी बजा रहे होते हैं। सेकंड नंबर पर उस्ताद विलायत खान साहब हैं, ये सितार बजाते हैं। और थर्ड नंबर पे ये टू लेडीज़, ये एम ललिता एंड एम नंदिनी हैं जो वायलिन बजा रही हैं। और फोर्थ नंबर पे इसको तो आप लोग इनको टीवी पे देखते होंगे, वाह ताज वाह करते हुए। तो ये जाकिर हुसैन साहब हैं जो तबला मास्टर हैं। फिफ्थ नंबर पे ये उस्ताद अमजद अली ख़ान हैं अपने सरोद के साथ। और सिक्स नंबर पर ये मास्टर हैं कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन साहब हैं, ये भी वायलिन ही बजा रहे हैं। और सेवन्थ नंबर पे उस्ताद सुल्तान खान हैं जो सारंगी बजा रहे हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं जो शहनाई बजा रहे होते हैं। ये ऑल जितने भी पिक्चर्स हैं, ये ऑल म्यूज़िक मास्टर्स, ये सभी लीजेंड्स हैं म्यूज़िक के वर्ल्ड में। और आज हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानेंगे। तो थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन। तो जब भी हम शहनाई के बारे में सोचते हैं और जब भी हमें शहनाई की आवाज़ भी अगर कहीं से आती है तो तुरंत हमारे मन में एक ख्याल आता है कि ज़रूर वो कहीं वेडिंग का ओकेज़न होगा या इसी तरह का कुछ ऑस्पिशियस ओकेज़न, शुभ सेलिब्रेशंस वगैरह हो रहे होंगे। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और दूसरी बात जो हमारे जहन में आती है वो जब भी हम शहनाई का नाम लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान याद आ जाते हैं। द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, अपना इंस्ट्रूमेंट शहनाई बजाते हुए बिस्मिल्लाह खान का चेहरा तुरंत हमारे सामने दिख जाता है, हमारे दिमाग में दिख जाता है। सो लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर दैट ये राइट साइड में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसका मीनिंग हम जान लेते हैं। जेनरिक नेम, ए नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज ए होल। तो किसी भी ग्रुप को किसी खास नाम से अगर हम जानते हैं उसको जेनरिक नेम कह दिया जाता है। रीडेड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट टाइप से, जिसमें हम वो होल वगैरह होता है, डिफरेंट होल होता है, उसके हेल्प से साउंड म्यूज़िक निकलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्रील अनप्लीजेंट साउंड। जो एम्परर औरंगजेब था वो अपने दरबार में पुंगी नाम के इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था कि अब ये नहीं बजेगा, क्योंकि उस पुंगी का जो आवाज़ था उसके लिए काफ़ी श्रील एंड अनप्लीजेंट था, काफ़ी तीखा आवाज़ था और अनप्लीजेंट भी था, इसलिए उसने पुंगी बजाने को बिल्कुल भी बैन कर दिया था। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या कहीं भी अनप्लीजेंट साउंड अगर निकलता था, नॉइज़ होते थे, तो उसको सीधा पुंगी से रिलेट कर दिया जाता था। तो इस तरह से
कोई भी नॉइज़ मेकिंग साउंड हो, अनप्लीजेंट साउंड हो, उसको हम पुंगी का ही नाम दे देते हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, और कुछ लोग तो ज़रूर सोचते होंगे कि अभी जो पुंगी इतना बदनाम हो रहा है ये ज़रूर रिवाइव होगा, फिर से इसका भी दिन लौटेगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, तो एक बार्बर जिसको हम नाई कहते हैं अपने लोकल भाषा में, वो म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और वो रॉयल पैलेस राज दरबार में भी उसका आना जाना होता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो पुंगी के जो टोनल क्वालिटी है, जो उससे साउंड निकल रहा है, और उस समय अनप्लीजेंट और तीखा साउंड निकलता था, तो उसके टोनल क्वालिटी को वो इम्प्रूव करने की बात सोचता है। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, तो वो क्या करता है, एक वो हॉलो पाइप लेता है, हॉलो स्टेम पाइप लेता है जो पुंगी से थोड़ा बड़ा भी हो, उससे ब्रॉडर भी हो, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के बॉडी पर 7 होल्स बना देता है। When he played on it, और जब उसको वो बजाता है, closing and opening some of these holes, जैसे बांसुरी हम बजाते हैं, डिफरेंट होल्स को कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, तो क्या होता है, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, तो उस स्टेम से सॉफ्ट और स्वीट साउंड निकलता है। He played the instrument before royalty and everyone was impressed, तो वो राज दरबार में भी जाके और वहाँ भी उस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो सॉफ्ट और स्वीट जो म्यूज़िक होता है उससे काफ़ी लोग प्रभावित हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, चूँकि वो इंस्ट्रूमेंट पुंगी से काफ़ी अलग था, इसलिए उसका एक नया नाम दिया गया। तो नाम दिया कैसे गया, एज द स्टोरी गोज सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, चूँकि वो सबसे पहले शाह के चैम्बर में यानी कि किंग्स हाउस में, राज दरबार में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई बार्बर, और एक नाई के द्वारा, जो बार्बर कहे जाते हैं, उनके द्वारा बजाया गया था, इसलिए द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड शहनाई, और इस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई दे दिया गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, तो ऑस्पिशियस प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, जिसको हम शुभ अवसर कहते हैं, उसको ऑस्पिशियस कहा जाता है। तो द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, तो शहनाई का जो साउंड है उसको काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए हर शुभ अवसर पर शहनाई बजाया जाता है। एंड फॉर दिस रीजन, इसी कारण से, इसी वजह से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, तो इसका साउंड काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है, काफ़ी शुभ माना जाता है, और यही कारण है कि शहनाई को मंदिरों में बजाया जाता है, और नॉर्थ इंडियन शादी में तो ये बिल्कुल भी इंडिस्पेंसेबल है, यानी कि विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, बिल्कुल भी ज़रूरी है ये, बिना उसके वो शादी हो ही नहीं सकती, इस तरह से इतना इम्पोर्टेंट है ये शहनाई। इन द पास्ट, पहले भी, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट्स, तो इन पास्ट शहनाई काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जैसे
मुस्लिम जो राजा होते थे या और भी जो भी राज दरबार होता था, वो अपने राज दरबार में 9 रत्न रखते थे, जो 9 पीपल अपने अपने फील्ड के जो लीजेंड्स होते थे, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको जीनियस, अपने अपने फील्ड के जो भी जीनियस 9 होते थे उसको राज दरबार में रखा जाता था। बड़े बड़े राजा उसको रखते थे उन लोगों को, तो 9 रत्न कहा जाता था। उसी तरह से 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी रखा जाता था राज दरबार में, जिसको नौबत कहते थे। इनसेम्बल, इसको हम ऑनसॉम्बल प्रोनाउंस करते हैं। थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, तो उस ग्रुप को, जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स का जो ग्रुप होता है राज दरबार में रखा जाता था, उसको नौबत कहते थे। तो शहनाई वाज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ दैट नौबत, इतना इम्पोर्टेंट था शहनाई। टिल रिसेंटली, हाल तक इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, तो हाल तक वो कहाँ पे यूज़ होता था? टेम्पल्स और वेडिंग में ही यूज़ होता था, मंदिरों में और शादी में ही। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेकिन ये जो शहनाई है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको एक वर्ल्ड लेवल तक पहुंचा देने का, एक क्लासिकल स्टेज तक पहुंचा देने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय जाता है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumraon in Bihar. तो 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान गिली डंडा खेला करते थे। कहाँ? नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव महाराज के पैलेस के नज़दीक एक जो तालाब होता है, उसी तालाब के नज़दीक गुल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the भोजपुरी चैता, और नज़दीक में ही बिहारी जी मंदिर हुआ करता था, और आज भी है वो मंदिर। वहाँ भोजपुरी चैता, माने चैत के महीने में, हिंदी का मंथ चैता होता है, जस्ट वो होली के आसपास, तो वहाँ जो फोक सॉन्ग होता है चैत के महीने में, उसको चैता कहते हैं। तो वहाँ काफ़ी कंपटीशन होता है चैत गाने के लिए, तो वहाँ वो भाग लेते थे, चैता गाने चले जाते थे बिहारी जी टेम्पल। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और वहाँ वो 1.25 kg का, 1.25 किलो का, 1.25 kg का लड्डू भी जीतते थे, और उनको प्राइज़ मिलता था 1.25 किलो लड्डू का। और किसके द्वारा दिया जाता था? जो लोकल महाराजा होते थे, जो डुमराव महाराज के नाम से हम जानते हैं, तो वो उन्हें ये प्राइज़ दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, तो ये घटना 80 साल से भी ज़्यादा पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो अपनी छोटी सी उम्र में जो बच्चा 1.25 किलो का प्राइज़ जीतता था चैता गाने में, वो बाद में भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है हमारे देश का, भारत रत्न, तो भारत रत्न भी उन्हें दिया गया। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को, और उनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियन फैमिली, वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली से वो बिलोंग करते थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान साहब, वो शहनाई नवाज जाने जाते थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players, और उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श साहब और बाकी जो भी पैटर्नल एंसेस्टर्स थे,
पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, इस तरह से जो ख़ानदानी, वो एक अच्छे म्यूजिशियंस के रूप में वो फैमिली जानी जाते थे। द यंग बॉय टूक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। तो अर्ली लाइफ में ही, बचपन में ही म्यूज़िक को वो अपना लेते हैं और म्यूज़िक ही लाइफ उनका हो जाता है। म्यूज़िक से ही आप म्यूज़िक को ही अपना करियर भी बना लेते हैं, क्योंकि उसी फैमिली से बिलोंग भी करते थे। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो 3 साल की उम्र में ही उनकी माँ उन्हें अपने मैटरनल अंकल, जिसको हम अपनी भाषा में नाना नानी के घर कहते हैं, जो मामा होते हैं, तो उनके यहाँ ले जाती हैं। और उनके जो मामा हैं, अंकल वो बनारस में रहना होता है उनका, वो एक अच्छे शहनाई बजाते थे। तो उनको बजाते हुए देख के उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है बिस्मिल्लाह खान को। हालांकि उनकी उम्र उस समय 3 ही साल होती है। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पेनिंग हिज अंकल अली बख्श, और वो जल्दी ही अपने जो अंकल हैं अली बख्श साहब, जो मैटरनल अंकल हैं, तो उनके साथ वो हो लेते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई। तो बख्श साहब उस समय विष्णु मंदिर में शहनाई वादक के रूप में उनकी नौकरी लगी हुई थी, एम्प्लॉयड थे वहाँ, और उनके साथ बिस्मिल्लाह खान भी जाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श साहब शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह खान चुपचाप उनको शहनाई बजाते हुए देखते रहते थे, बहुत ही ध्यान से, अच्छा लगता था उनको। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और जल्दी ही वो देखते देखते शहनाई बजाना सीख लेते हैं, और वो भी अपना घंटों बैठ के, पूरे दिन बैठ के और शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऑन एंड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब पूरे दिन भर कह सकते हैं, दिन भर वो यही काम करते थे, अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखते थे पूरे के पूरे दिन तक। और फिर धीरे धीरे वो भी स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे वो भी शहनाई बजाना सीख लेते हैं, और एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन तक प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सैलीचोल। तो 3 जगह उनका काफ़ी फेवरेट होता है बनारस में, जहाँ वो घंटों अकेले में बैठ के अपना प्रैक्टिस, शहनाई बजाने का प्रैक्टिस करते रहते थे। वो 3 जगह कौन कौन सा है? द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, और बैंक्स ऑफ द गंगा के घाट पर बैठ के, ये 2 मंदिर हो गए, और तीसरा गंगा के घाट पे बैठ के अकेले में घंटों प्रैक्टिस करते रहते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागस that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। वहाँ गंगा के किनारे घंटों बैठ के और बिस्मिल्लाह खान कुछ ऐसे भी राग को इन्वेंट करते हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि शहनाई से वो पर्टिकुलर जो म्यूज़िक है, जो राग है, वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। लेकिन
गंगा के किनारे बैठ के गंगा की जो धारा है उनको काफ़ी इंस्पायर करती है, और वो वहाँ घंटों बैठ के अकेले में और ढेर सारा ऐसे राग भी इन्वेंट कर लेते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई है। एट द एज ऑफ 14, जब 14 ईयर्स के होते हैं, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ जाते हैं। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब वो अपना म्यूज़िक ख़त्म करते हैं, अपना गीत ख़त्म करते हैं, उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो वहाँ एक बड़े म्यूजिशियन उस्ताद फयाज़ खान होते हैं, और फयाज़ खान साहब बिस्मिल्लाह खान का पीठ थपथपाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। वो उनको कहते हैं कि इसी तरह से मेहनत करो, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और आप एक दिन बहुत आगे जाओगे, यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन। इस तरह से बात कहते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो को स्टार्ट किया जाता है, तो वो बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक साबित होता है। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और अब उन्हें रेडियो पर शहनाई बजाते हुए वो सुने जाते हैं रेडियो पे शहनाई बजाते हुए। अब वो पूरे देश में जाने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, और जब हमारा देश आज़ाद होता है 15th अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, कि अपने शहनाई से पूरे देश का अभिवादन करते हैं। ही poured his heart out into राग काफ़ी। तो उस दिन, उस मोमेंट में, उस क्षण, उस अवसर पर वो अपना राग काफ़ी बजाते हैं शहनाई पर। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। तो वहाँ पे हज़ारों ऑडियंस होते हैं, और बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल क्षण होता है। और लाल किले से वो पहले ऐसे इंडियन होते हैं जो अब शहनाई बजाते हैं, और उस दिन वो राग काफ़ी बजाते हैं। और उनके ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी बने, और उन्होंने बहुत ही फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी अपना भाषण भी दिया था पार्लियामेंट में। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। तो बिस्मिल्लाह खान साहब बहुत सारा मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस देते हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू अफ़गानिस्तान, और उनका पहला जो विदेश का प्रोग्राम था वो अफ़गानिस्तान में था। वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सुवेनियर्स। तो उनके परफॉर्मेंस से, उनके म्यूजिक से, उनके शहनाई के धुन से वहाँ के जो राजा हैं किंग जहीर शाह, वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें प्राइसलेस अवार्ड के रूप में, प्राइज़ के रूप में उन्हें क्या देते हैं, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट देते हैं, और उसके साथ ढेर सारा अदर गिफ्ट्स भी, मोमेंटोज, मेमोरीज वो देते हैं। टेकन इन बाई, अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाई, सुवेनियर्स, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट। तो इस तरह से काफ़ी उनका वेलकम होता है वहाँ। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक।
तो किंग जहीर खान वो अकेले ऐसे शख्स नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक परफॉर्मेंस से काफ़ी अट्रैक्ट हुए हों। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने इम्प्रेस्ड हुए उनके शहनाई बजाने से, शहनाई के धुन से, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। इतना अच्छा लगा बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए सुन के कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने बिल्कुल उसी के इंस्ट्रूमेंट पे, उस इंस्ट्रूमेंट पे एक फिल्म ही बना दिया, फिल्म का ही नाम दे दिया और उसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, फिल्म काफ़ी हिट हुआ था, काफ़ी चली थी फिल्म, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और उस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान साहब ने एक कंपोज़ किया था गाने को, दिल का खिलौना है टूट गया, वो तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड ब्रेकर था पूरे देश के लिए। सब आदमी के ज़ुबान पे उस समय ये गाने का लाइन होता था, लोग गुनगुनाते हुए नज़र आते थे। तो डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड वर्ल्ड मीन्स द फिल्म इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं सेलुलॉइड वर्ल्ड, ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, उसको सेलुलॉइड वर्ल्ड कहते हैं। तो डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी वो सफल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, लेकिन वो बिल्कुल भी फिल्म में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मात्र 2 ही उनका कंट्रीब्यूशन रहा, एक विजय भट्ट साहब की गूंज उठी शहनाई एंड एक दूसरा विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ा वेंचर था उनका, सनाधि अपन्ना। बस यही 2 फिल्म में वो काम कर पाए। वेंचर मीन्स प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। वो काफ़ी दबाव दे के वो कहते हैं कि उन्हें फिल्मी वर्ल्ड का जो आर्टिफिशियलिटी है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो अपना नेचुरल ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। एवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, तो एवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी उन्हें मिलते हैं। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए बिस्मिल्लाह खान को इन्वाइट किया जाता है और वो उस समय फर्स्ट इंडियन होते हैं। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी वो भाग लेते हैं। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, इन सारे चीज़ों में भी वो भाग लेते हैं। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, और ये काफ़ी इंटरनेशनल फेम ये सब जगह हैं और ये सब ओकेजन्स हैं, तो वो काफ़ी एक इंटरनेशनल प्लेयर माने जाने लगे, इंटरनेशनल म्यूजिशियन माने जाने लगे, इंटरनेशनल पर्सनालिटी हो जाते हैं बिस्मिल्लाह खान। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तो इतना ज़्यादा वो फेम हो चुके होते हैं इंटरनेशनली कि जो ईरान की राजधानी है तेहरान, तो वहाँ के एक स्टेडियम का नाम ही इनके नाम पे रख दिया जाता है, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम, और हमारे देश का जो भी एक प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होता है वो सारे अवार्ड्स इनको दिए जाते हैं, पद्म, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड उनको दिए जाते हैं, दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में
हमारे देश का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न उन्हें दिया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन ही चेस्ट, और जैसे ही उनके गले में वो पहनाया जाता है और जो मेडल है उनके चेस्ट को टच करता है, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रियर हैप्पीनेस, तो उनका जो चेहरा है काफ़ी खिल उठता है, आंखें चमक उठती हैं खुशी के मारे, और वो क्या कहते हैं, ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिशन हमारा म्यूज़िक ही है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, कि यहाँ तक कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियंस हैं, वो भी हमारे म्यूजिक को सीखने हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो हम यहीं के हो के क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाएंगे म्यूज़िक। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हालांकि बिस्मिल्लाह खान तो पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उनको प्यार से खान साहब ही कहा जाता है, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, लेकिन पूरे देश विदेश पूरे वर्ल्ड में घूमने के बावजूद भी खान साहब को, बिस्मिल्लाह खान साहब को सिर्फ 2 ही जगह सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है बनारस एंड डुमराव। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो दोनों शहर है बनारस एंड डुमराव, ये वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत मोस्ट वंडरफुल टाउन्स है खान साहब के लिए। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। एक बार की घटना वो बताते हैं कि उनका एक स्टूडेंट था जो चाहता था USA में खान साहब शहनाई का स्कूल खोलें, ट्रेनिंग सेंटर वहाँ खुले। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और वो स्टूडेंट काफ़ी उनसे प्रॉमिस कर चुका था कि वो बिल्कुल भी बनारस को रेप्लिकेट कर देगा, जिस तरह से मंदिर वगैरह है वो वहाँ बिल्कुल USA में वो बना सकता है उनके लिए, उनको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि वो बनारस से बाहर हैं। लेकिन खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। ठीक है, मंदिर तो आप बना सकते हो, रेप्लिका बनारस का दे सकते हो, लेकिन क्या रिवर गंगा को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में ऐसा कहा जाता है कि वो क्या कहते हैं, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी मैं विदेशों में होता हूँ, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मुझे हिंदुस्तान देखने का बहुत ही मन करता है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, जब हम मुंबई में होते हैं तो बनारस के बारे में सोचते हैं। एंड द होली गंगा, बनारस और होली गंगा के बारे में सोचते हैं। एंड वाइल इन बनारस, जब हम बनारस होते हैं, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो डुमराव का जो एक यूनिक मठ है उसको हम बहुत ही मिस करते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ होता है वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे देश का रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारे देश के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ, उनकी ज़िंदगी। क्यों? वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। क्योंकि एक पक्के मुस्लिम होने के बावजूद भी, डिवोट मुस्लिम मीन्स बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस, तो एक सच्चे मुस्लिम, एक पक्के मुस्लिम होने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान ही है कि उन्हें यहाँ के मंदिरों में शहनाई बजाने
के लिए फ्रीडम दे दिया जाता है। Effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. काशी विश्वनाथ टेम्पल हिंदुस्तान में हिंदू लोगों का सबसे पुराना सबसे बड़ा मंदिर है, और वहाँ के इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध मंदिर में एक पक्के मुसलमान को फ्रीली वो अलाउ है कि वहाँ वो अपना सहनाई बजा सकते हैं रोज़ सुबह। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। इट ओनली हैपन्स इन इंडिया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। एक लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इस दुनिया से चल बसते हैं, मर जाते हैं। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, तो उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारे वो एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते हैं। इस तरह से